साइंस विषय क्लास 8 के अंतर्गत आज हम शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। मेरा परिचय श्रीमती गीता शरणागत, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सोहागपुर, संकुल केंद्र कोचवाय, ब्लॉक जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ से। आइए हम इस सत्र में समझेंगे कि कोशिका की संरचना कि किस प्रकार से होती है, यह किस प्रकार से दिखाई देती है, कोशिका की खोज एवं सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था जिन्होंने कोशिका की खोज की, उनका सिद्धांत दिया। कोशिका के अंगों के बारे में जानेंगे कि कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, और कोशिका के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है एवं उसमें अंतर भी जान पाएंगे। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर भी जानेंगे और स्व आकलन हेतु कुछ कक्षा कार्य और गृह कार्य करेंगे। आइए हम कोशिका की संरचना की हम बात करें कि यह दिखाई देती कैसे है। सबसे पहले तो हम कोशिका जो होती है यह जीवों के शरीर की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक इकाई होती है। शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो होती है कोशिका होती है। जिस प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोशिका की संरचना को हम देखते हैं तो सबसे छोटी इकाई हमने कहा कोशिका होती है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी इकाई है ये कोशिका है। उसके बाद में ये कोशिकाएं जो होती है उत्तक का निर्माण करती हैं और ये उत्तक जो होते हैं अंग का निर्माण करते हैं। ये अंग अंगतंत्र बनाते हैं और अंगतंत्र जो है यह पूरा ह्यूमन बॉडी बनाता है। तो इस प्रकार सबसे छोटी इकाई क्या हुई, कोशिका हुई। आइए बच्चों हम चलते हैं आगे। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। सन 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई। इन्होंने अपने स्वयं के बनाए सूक्ष्मदर्शी में कार्क की पतली काट को देखा जिसमें उन्हें छोटे छोटे खाली कोष्ठ दिखाई दिए। ये कोष्ठ मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति के थे और हुक वैज्ञानिक जो थे इन्होंने इन कोष्ठों को क्या नाम दिया, कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सेल, CELL सेल। समय समय पर वैज्ञानिकों ने कोशिका की संरचनाओं को समझाने के लिए कई खोजें की और अध्ययन कर यह बताया कि जिस तरह मकान छोटी छोटी इकाइयों अर्थात ईंटों से मिलकर बना होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है और इन इकाइयों को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिकाएं रूप व आकार में भिन्न भिन्न होती है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द होता है सेल, CELL। जैसा हमने बताया ये शब्द जो है लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। कोशिका रूप व आकार में भिन्न भिन्न होती है। जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि रोहियों की पत्ती की कोशिका की आकृति अलग दिखाई दे रही है, इसका आकार अलग दिख रहा है और मनुष्य में रक्त की कोशिकाएं जो है हमें अलग अलग आकृति की नजर आती हैं।
इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अगर देखें तो क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, डाइटम, वसा कोशिका, यकृत कोशिका, अरेखित पेशी तंतु, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं, शुक्राणु कोशिका और तंत्रिका कोशिका, ये विभिन्न प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं होती है। प्याज की झिल्ली की जो कोशिका होती है वह ईंट की जो संरचना होती है उस प्रकार दिखाई देती है। कोशिका की अगर संरचना को हम देखें तो कोशिका इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसमें विभिन्न संरचनाएं अंदर की ओर होती है। इसे हम विस्तार से आगे जानेंगे। कोशिका एक कोशीय जीव किसे कहते हैं? चलिए हम बात करते हैं एक कोशीय। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना हुआ होता है, जिसमें एक ही कोशिका का शरीर बना हुआ होता है, उसे हम एक कोशीय जीव कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने चित्र है यूग्लिना और अमीबा और पैरामीशियम, ये भी एक कोशीय जीव होते हैं। एक कोशीय जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका जो है सभी जैविक कार्यों को संपादित करती है। ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है बहुकोशीय जीव कहलाते हैं। और बहुकोशीय जीव हैं मनुष्य, कुत्ता, गुलाब का पौधा, आम का पेड़ आदि सभी बहुकोशीय जीवधारी होते हैं। कोशिका सबसे छोटी कोशिका जीवाणु में दिखाई देती है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है सबसे छोटी कोशिका। और सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, सबसे लंबी होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा आप सभी ने देखा होगा, तो शुतुरमुर्ग की कोशिका अंडे की कोशिका होती है, ये सबसे बड़ी होती है। अब कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1838 और 39 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिकों ने इसका सिद्धांत का प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें ये कही गई कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। सेकंड पॉइंट आता है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और इसी में थर्ड पॉइंट आता है कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें एक केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है। इसके प्रकारों की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक को हम जाने ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना ही होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु और नीले हरे शैवाल में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका यह डेवलप कोशिका होती है। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, यानी जो केंद्रक होता है वह आवरण से घिरा हुआ होता है। सुस्पष्ट किसमें केंद्रक पाया जाता है। यह यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। पौधे एवं जंतु इसके उदाहरण हैं। कोशिका के अगर मुख्य भागों को देखें तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तारककाय, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइसोसोम, लवक, रसघानी और केंद्रक, ये सभी कोशिका के प्रमुख अंग होते हैं। सबसे पहले हम कोशिका भित्ति की बात करें, जिसे हम इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। सेल वॉल यह सेलुलोज की बनी हुई होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति व आकार बनाए रखती है। आप देख रहे होंगे कि कोशिका भित्ति जो है यह आउटर में हमको दिखाई दे रही है, कोशिका भित्ति। आगे हम बात करें कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली जो होती है इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। यानी निर्धारित करती है कि कौन सा पदार्थ अंदर आएगा और कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा। तो इस प्रकार हम कोशिका झिल्ली को जाने, ये है होती है कोशिका झिल्ली। तारककाय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज जो है बॉवेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है।
सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी संरचनाएं होती हैं। एक या दो कण जैसी संरचनाएं हम पिक्चर में देख रहे हैं। ये कण देख लीजिए और ये दूसरा कण जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। ये सेंट्रियोल है, इस प्रकार से सेंट्रियोल कहेंगे हम इसको। और समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। नेक्स्ट है अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे हम इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और इसे शॉर्ट में हम ER भी कह सकते हैं। एक ओर यह केंद्रक झिल्ली से और दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से समृद्ध होता है। इस जालिका में कुछ भागों पर किनारे छोटी छोटी कणिकाएं होती है और इन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम देख लीजिए, ये छोटी छोटी कण हैं, ये छोटे छोटे कण हैं। ये क्या दिखाई दे रहे हैं हमको? राइबोसोम है। अब हम चलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका में हम देखें कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और इसमें राइबोसोम नहीं होते और प्रोटीन संश्लेषण में ये भाग नहीं लेती। दूसरा है खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, RER, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे। इनकी बाहरी सतह राइबोसोम लगे हुए होते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? यह उन सभी वसाओं और प्रोटीन का संश्लेषण करता है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, पांचवा पॉइंट है हमारा राइबोसोम। ये अति सूक्ष्म कोशिका के अंग होते हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाते हैं। राइबोसोम की खोज और नामकरण GE पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है 6, माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं ये संरचनाएं, और ये सूत्राकार संरचनाएं होती है। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने सन 1890 ईस्वी में की थी। C. बेंडा ने सर्वप्रथम 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। नेक्स्ट चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में DNA, RNA व राइबोसोम पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है क्योंकि इसमें ईंधन का चरणबद्ध ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा ATP मुक्त करता है। नेक्स्ट है 7, गोल्जी कार्य। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर अगर स्रावित होता है तो उस पदार्थ को जो पुटिकाएं होती हैं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाल देती हैं। इस प्रकार गोल्जी कार्य को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। हम पुटिकाएं को हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये हैं पुटिकाएं। एट पॉइंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टियन डी ड्यूए ने सन 1955 में की थी और ये एकल झिल्ली युक्त गोल छोटी थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं। ये एकल झिल्ली युक्त गोल थैलीनुमा संरचना होती है लाइसोसोम। लाइसोसोम सबसे इसका मुख्य कार्य होता है, यह बाहरी पदार्थों का भक्षण करता है एवं पाचन करता है। लाइसोसोम में लगभग 40 प्रकार के जल अवघटनीय एंजाइम भरे हुए होते हैं और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैला भी कहा जाता है। अब हम बात करें 9 पॉइंट लवक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे प्लास्टिड। यह पादप कोशिका में पाए जाते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरित लवक, दूसरा अवर्णी लवक और तीसरा है वर्णी लवक। हम तालाब, पोखरों में पाए जाने वाले विभिन्न शैवाल को देख सकते हैं। ये हमें हरे कलर के दिखाई देते हैं। इसका रंग जो है ग्रीन होता है, हरा होता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और यूलोथ्रिक्स।
ये हरे क्यों होते हैं? सवाल। तो हरा रंग इनके अंदर हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे हम पर्णहरित कहते हैं, और इसी की सहायता से ये हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं और भोजन बनाते हैं। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं। दूसरा लवक है अवर्णी लवक। यह रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता। यह पौधे की उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में आदि में भोज्य पदार्थ का संग्रहण करने वाला ये लवक होता है। जैसे आपने देखा होगा, आलू भी भूमि के अंदर रहता है जो भोज्य पदार्थ का संग्रहण करता है। वर्णी लवक तीसरा प्रकार का लवक है वर्णी लवक, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। यह रंगीन होता है लवक, और जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण हैं, जैसे टमाटर में लाइकोपेन के कारण रेड कलर होता है, गाजर में कैरोटीन होती है, और चुकंदर में विटामिन के कारण उसका कलर होता है। नेक्स्ट चले हम वैक्यूल्स यानी रसघानी। यह कोशिका की निर्जीव रचना होती है और इसमें तरल पदार्थ जो है भरा हुआ होता है वैक्यूल में। वैक्यूल जो होती है यह जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में यह प्रायः बड़ी होती है। रसघानी, जिसे हम हिंदी में रसघानी कहते हैं, रसघानी को कोशिका का भंडार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें खनिज लवण, शर्कराएं, कार्बनिक अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न रंग तथा अपशिष्ट पदार्थ घुले रहते हैं। इसलिए इसे हम कोशिका का भंडार गृह भी कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारा है 11 नंबर केंद्रक, न्यूक्लियस, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। कोशिका के मध्य में एक संरचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। कोशिका यह एक तरह से कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करती है। केंद्रक की खोज सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और रासायनिक रूप से केंद्रक में 70% प्रोटीन, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए तथा 3 से 5% लिपिड होता है। केंद्रक रस या केंद्रक द्रव्य, केंद्रक आवरण, क्रोमेटिन और केंद्रिका इसमें पाई जाती है। यह आनुवांशिकता का वाहक होता है, क्योंकि इसमें जनन के लिए, उपापचय, परिवर्तन के लिए तथा जीवधारियों के व्यवहार के लिए आनुवांशिक सूचनाएं उपस्थित होती है। यानी मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो भी आनुवांशिक गुण होते हैं इन्हीं के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, इसमें जो उपस्थित क्रोमेटिन होते हैं। अब आते हैं हम केंद्रक की। अगर हम बात करें तो केंद्रक को अगर सूक्ष्म तरीके से देखें तो हमें इस प्रकार से दिखाई देता है केंद्रक, जिसमें विभिन्न संरचनाएं जो अंदर पाई जाती हैं, राइबोसोम, केंद्रिका जो बीच में पाई जाती है। इसमें हम देख सकते हैं इस तरीके से केंद्रिका जो है यहाँ पाई जाती हैं। ये राइबोसोम है जो छोटे छोटे हैं, क्रोमेटिन जाल जो आड़े तिरछे हैं देख लीजिए, और नाभिकीय छिद्र, ये नाभिकीय छिद्र है। केंद्रकीय द्रव जो बीच में भरा होता है केंद्रकीय द्रव कहलाता है, और ये केंद्रक है, और बाहर जो है वह केंद्रीय झिल्ली है, और ये है अंतःप्रदवी जालिका। केंद्रक के कार्यों को हम जानें। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सेकंड है, यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है, जिसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से जीव के शरीर की वृद्धि होती है। थर्ड है, अनुवांशिक लक्षणों को ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण केंद्रक में उपस्थित क्रोमोसोम के कारण ही होता है। अब हम आगे चलते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। आपको इसमें अंतर एक ट्रिक के द्वारा बताया जाएगा, जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं और एग्जाम में पूरे नंबर ले सकते हैं। ट्रिक है हमारी लाके मारी गोली।
लाके मारी गोली जो ट्रिक है, इसमें पहला अक्षर है ला से लाइसोसोम, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होगा और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होगा। दूसरा है लाके मारी गोली का सेकंड अक्षर है के, उससे बना केंद्रक झिल्ली, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होगा और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होगा। तीसरा है लाके मारी गोली से मां से माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित। उसी प्रकार मारी का दूसरा अक्षर है से रिक्तिका बनी और रिक्तिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होगी और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होगी। गोली का पहला अक्षर है गा और गोल्जी का बना इससे, और गोल्जी का प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित। इस प्रकार हम एक जो ट्रिक है लाके मारी गोली, इससे हम दोनों में अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। हम चित्र के द्वारा भी हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि पादप कोशिका किस प्रकार से होती है और जंतु कोशिका किस प्रकार से होती है। पादप कोशिका में हम देखते हैं कि बाहर जो है यह बाहर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, मगर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। दूसरा है पादप कोशिका में जो रिक्तिका है ये बड़ी होती है और जंतु कोशिका में अगर हम रिक्तिका को देखें तो ये छोटी होती है। नेक्स्ट देखें कि हम सेंट्रोसोम होता है, यहाँ पे सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है, यह सेंट्रोसोम जो है यह जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। चलिए हम नेक्स्ट चले, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में हम अंतर को जाने। ये भी एक ट्रिक के माध्यम से जाने कि कोशिका हरी कैसे, कोशिका हरी कैसे हमारा एक ट्रिक है। इसमें कोशिका से कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में उपस्थित होगी और जंतु में अनुपस्थित होगी। ह से हरित लवक जो पादप कोशिका में उपस्थित होगा जंतु कोशिका में अनुपस्थित होगा। री से रिक्तिका जो पादप कोशिका में बड़ी होगी और उपस्थित होगी, जंतु कोशिका में अनुपस्थित और छोटी होगी। क से केंद्रक जो होता है, इसमें पादप कोशिका में जो परिधि की ओर होगा और जंतु कोशिका में मध्य में होगा अधिकांशतः। से सेंट्रोसोम पादप कोशिका में अनुपस्थित होगा और जंतु कोशिका में उपस्थित होगा। इस प्रकार हम एक ट्रिक कोशिका हरी कैसे के माध्यम से पादप व जंतु कोशिका में अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित होता है। कोशिका अंग या कोशिका की संरचना को हम इस वीडियो के माध्यम से समझे। सभी कोशिकाओं में 3 चीजें समान होती हैं। कोशिका झिल्ली, पहला यह अंदरूनी भागों को अपने वातावरण से अलग करती है। दूसरा कोशिका द्रव्य, यह कोशिकाओं में एक जेली के समान द्रव्य होता है। तीसरा है डीएनए, यह आनुवंशिक सामग्री होती है। कोशिका को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें कोशिकांग उन्नत होते हैं, इसमें सुव्यवस्थित केंद्रक झिल्ली होती है और यह पौधे और जानवरों में पाई जाती है। सेकंड है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है लेकिन आनुवंशिक सामग्री होती है परंतु नाभिक में समाहित नहीं होती। ये कोशिका होती है जीवाणु में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब हम बात करें कोशिका के अंदर कोशिकांग की या कोशिका अंग की। ये कोशिका के सूक्ष्म अंग होते हैं, ये कोशिका में विशिष्ट कार्य करते हैं। सबसे पहले हम केंद्रक की बात करें। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे नियंत्रण कक्ष कहते हैं। यह डीएनए आनुवंशिक सामग्री के रूप में होता है। डीएनए निर्धारित करता है कि कोशिका क्या करने वाली है और कैसे करने वाली है। इसमें क्रोमेटिन कोशिका के नाभिक का भाग होते हैं। ये डीएनए, आरएनए एवं विभिन्न प्रोटीन से बने हुए होते हैं जो कोशिका विभाजन के पश्चात गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। नाभिक में केंद्रिका होती है, यह बाहर इसके बाहर राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइबोसोम तथा शेष भाग कोशिका द्रव्य के अंदर आजादी से घूमते रहते हैं। कभी कभी ये अंतरप्रद्रवी जालिका, जिसे शॉर्ट में हम ईआर कहते हैं, से जुड़े रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर 2 प्रकार की होती है,
खुरदुरी और चिकनी। कभी कभी राइबोसोम खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़े हुए रहते हैं। ईआर एक पारगम्य झिल्ली होती है जो प्रोटीन व अन्य सामग्रियों के लिए परिवहन का कार्य करती है। ईआर में से प्रोटीन व अन्य सामग्री छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में निकलते हैं जिसे गोल्गी काय जो होती है ग्रहण करती है। यह उस रूप में अनुकूलित हो जाते हैं जिसे कोशिका आसानी से ग्रहण करती है। गोल्गी काय प्रोटीन व अन्य सामग्रियों को उससे जोड़कर ग्रहण करता है जैसे कि वसा व कार्बोहाइड्रेट। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, यह जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। अब हम बात करें, इसके अंदर एक और संरचना होती है लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य होता है कचरा संग्रहण का कार्य होता है। कोशिका के खंडित भागों व अंदर के कचरे को अपने अंदर समा लेता है और यह एंजाइम से भरे हुए होते हैं जो कोशिकीय कचरे को अपघटित करते हैं। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, यह कोशिकीय श्वसन के दौरान एटीपी अणुओं का निर्माण करता है एवं कोशिकीय गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कक्षा कार्य में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया। इसमें ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, वॉन लीवेनहॉक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। सेकंड है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं तारक केंद्र, यह सेंट्रियोल, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड है, साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 36, 46, 56, 26, 46। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें ए, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। ए कोशिका भित्ति, बी है केंद्रक, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है संपूर्ण कोशिका। इसमें आएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। हम चलते हैं गृह कार्य की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। सेकंड है, पादप और जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए। थर्ड है, पादप और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और कोशिकाओं के अंगों के नाम लिखिए। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रक के कार्य आपको लिखना है। आप लोग इस गृह कार्य को अपने नोटबुक में कर सकते हैं। थैंक यू।